हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि चैप्टर नंबर सेकंड जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें हम किंगडम फंजाई की ओर बढ़ चुके थे और हमें मतलब उसके पहले का हम कवर अप कर चुके थे जिसमें आता है प्रोटिस्टा। और उसके बाद हमने मोनेरा इन सबको क्लियर कर लिया था। उनके एक एक पॉइंट्स को अच्छे से पॉन्डर करते हुए कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस हैं, इन सभी को क्लियर आउट करते हुए हम धीरे धीरे बढ़ चुके थे किंगडम फंजाई की ओर। और हमें शुरू भी करना था टोटली न्यू किंगडम जिसका नाम है किंगडम फंजाई। तो हम इसी को स्टार्ट करेंगे और इसी पे ध्यान देते हुए अब इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं और किंगडम फंजाई के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखिए, द किंगडम फंजाई, द फंजाई कंस्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। मीन्स ये जो मतलब किंगडम है ये अपने आप में यूनिक है। अब यूनिक क्यों है? जैसे देखो मोनेरा हो गया, अगर इनको हम देखें तो इनमें आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के मतलब मिल जाएंगे। फोटो ऑटोट्रॉपिक भी हैं, कैमो ऑटोट्रॉपिक भी हैं, हेट्रोट्रॉपिक भी हैं। लेकिन ये केवल ऐसा एक सिंगल किंगडम है जिसमें क्या है, हेट्रोट्रॉपिक ही है सारे के सारे। और उसके बाद हेट्रोट्रॉपिक होने के बाद मतलब हेट्रोट्रॉपिक में क्या है कि वो सेप्रोफाइट्स ही हैं। ठीक, इसीलिए ये थोड़ा अपने आप में यूनिक है, अलग ही है। और वैसे देखें तो सभी जितने भी किंगडम्स हैं वो सब अपने आप में अलग ही हैं, इसीलिए तो भाई क्लासिफाइड हो गए हैं। चलिए तो उसी में आगे देखें। दे शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। बहुत ज्यादा मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम फंजाई को देख सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन। अब देखो ये डाइवर्सिटी जो है, इस पॉइंट्स को भी आप ध्यान दीजिएगा कि दो डाइवर्सिटी जो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की दिखेगी वो दो बेसिस पे दिखेगी। एक तो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे और दूसरा हैबिटेट, मतलब कहाँ पर वो सरवाइव रहते हैं, किस जगह पे अपने आप को रखे हैं या कहाँ पे वो सरवाइव करते हैं, उनके अकॉर्डिंग भी। और साथ साथ मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग, ये दो क्राइटेरिया हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें तरह तरह की मतलब फंजाई के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स दिखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज दिखते हैं। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन ए मॉइस्ट ब्रेड एंड रोटन फ्रूट्स। वही नॉर्मल आपने देखा ही होगा भाई। हाँ, द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टू डिस्टोर्स आर आल्सो फंजाई। याद करने वाली बात और ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि एक तो इन्होंने मशरूम की बात कर ली जो कि एक फंजाई है, और साथ साथ टू डिस्टोर्स की भी बात कर ली जो कि एक फंजाई ये भी है। तो दो एग्जांपल्स यहाँ इन्होंने पहले ही पुट कर लिए। तो इन दोनों एग्जांपल्स को आप ध्यान रखिएगा कि टू डिस्टोल अगर कहीं नाम आता है तो वो एक क्या है, एक प्रकार से फंजाई है। साथ साथ मशरूम भी, इसके बारे में तो अच्छे से सब लोग जाते हैं। फिर देखिए, व्हाइट स्पॉट्स सीन ऑन द मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू द पैरासाइटिक फंगस। और वो पैरासाइटिक फंगस कौन सा होता है, याद है किसको? अगर किसी लोग, कुछ लोगों ने रिवाइज कर रहे होंगे इसको तो उनको शायद पता होगा कि ये अल्बुगो कैंडिडा का ही काम है। भाई वही तो करता है। चलिए आगे देखते हैं। सम यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। बहुत ज़्यादा जरूरी कि ईस्ट का जो ईस्ट कैसा है, यूनिसेलुलर फंजाई है, एक सिंगल सेल का फंजाई है जिसका नाम है ईस्ट। और ये ब्रेड और बियर बनाने के लिए काम में आता है। अच्छा चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, और क्वेश्चन ये है कि प्रोटिस्टा में जैसे आप लोगों ने देखा कि जितने भी मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उन सभी को लाके किसमें पटक दिए गए, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर को लाके प्रोटिस्टा में पटक दिए गए, है कि नहीं? चाहे वो प्लांट का वैरायटी हो या उसके बाद में कौन सा है, प्लांट के बाद दूसरा आता है एनिमल्स हो गया, एनिमल्स और प्लांट्स, इन दोनों में से लाके किसमें पटका गया था, प्रोटिस्टा के ग्रुप में। लेकिन 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 ये यीस्ट भी तो यूनिसेलुलर है, अब इसको क्यों नहीं उसमें डाला गया? तो ये हो गया ना कंफ्यूजन वाला। चलो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, और इसको, इसका आंसर, एग्जैक्ट आंसर क्या है वो आप मुझे एक्सप्लेन करके कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो उसी में अदर फंजाई काज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, वीट रस्ट काजिंग पक्सीनिया। वही मतलब वीट में रस्ट काज करता है कौन, पक्सीनिया रस्ट काज करता है। ये एग्जाम्पल है, आप याद कर लीजिएगा। ठीक, और साथ साथ जो जितने भी बताता जा रहा हूँ, जैसे ईस्ट हो गया, इसका भी एग्जांपल ब्रेड और बियर बनाने के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन। अब इसका भी ध्यान दीजिएगा कि पेनिसिलिन का, ये तो सभी को वैसे पता ही होगा लेकिन एग्जांपल्स में तो इनको आप याद रखते चलिए। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, भाई हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह कहीं भी जाइए, पूरे विख्यात है, कुख्यात है हर जगह। अकर इन एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल्स एंड प्लांट्स। भाई इंसानों पे भी तो देखा गया है फंजल इन्फेक्शन हो नहीं जाते हैं, तो वो भी हो गया। प्लांट्स में भी हो जाते हैं, जैसे अल्बुगो कैंडिडा, अभी हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं, पक्सीनिया वगैरह, ये सारे क्या हैं, प्लांट्स को इन्फेक्ट करने वाले फंजाई हैं। और साथ मतलब ये डिजीजेज हैं जो मतलब होते हैं।
फिर उसके बाद में आगे बढ़े हम, दे प्रिफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। कहाँ पे भाई, इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस होने चाहिए, वहीं पर वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर्स? क्यों रेफ्रिजरेटर पे बहुत ज़्यादा कूल अगर एटमॉस्फेयर हो जाता है तो इनके ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं रह पाती है। तो इसीलिए हम लोग खाने को बचाने के लिए या किसी भी चीज़ को डिग्रेड होने के लिए या फंजल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए किस में रखते हैं, फ्रीजर में रख देते हैं, या उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन कर दो या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई करके रख दो। तो उससे क्या, अब हाई कर दोगे तो भाई क्या होगा कि वो फूड मटेरियल या जो भी होगा वही वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए हम टेम्परेचर को काफ़ी ज़्यादा डाउन कर देते हैं। यस, इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस। वही बताया ना मैंने कि इसको क्यों करते हैं, ताकि बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से बचाया जा सके। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट। ईस्ट एक्सेप्शन क्यों है? बिकॉज इट इज ए यूनिसेलुलर, एज वी ऑल नो अबाउट दिस, एंड आई हैव आल्सो आस्क्ड ए क्वेश्चन, यू मस्ट रिमाइंड इट। ओके, विच आर यूनिसेलुलर फंजाई आर फिलामेंटस। अब ये कैसे हुए? फिलामेंटस फॉर्म है, फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी। उनकी लंबी लंबी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? हाइफी। और वही हाइफी के नेटवर्क्स क्या मतलब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं या बनाते हैं, उनको हम अलग नाम देते हैं, जिसका नाम होता है माइसीलियम। तो आप ध्यान दीजिएगा कि हाइफी का नेटवर्क क्रिएट करता है माइसीलियम को। ओके, हाइफी का नेटवर्क क्रिएट करता है माइसीलियम को। हाइफी क्या होते हैं? हाइफी सिलेंडर या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो फंजाई के मतलब फिलामेंटस फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स। कुछ ऐसे हाइफी भी होते हैं जो कंटिन्यूअस ट्यूब्स होते हैं फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उनमें सेलुलर डिवीजन नहीं होता है। सेलुलर डिवीजन ना होने के कारण उनमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब साइटोप्लाज्म में कई सारे न्यूक्लियस की अवेलेबिलिटी, कोई क्या कहते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, और इसके लिए एक अलग टर्म दिया गया है जिसका नाम है सिनोसिटिक हाइफी। तो कुछ ऐसे हाइफी हुए, ऐसे फिलामेंटस लॉन्ग फिलामेंटस लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिनमें पार्टीशनिंग नहीं होती है, ऐसे जैसे मान लो मैंने ये बनाया एक ऐसे, ठीक। अब इसी में अगर पार्टीशनल कर दिया जाए तो फिर एक यहाँ पे न्यूक्लियस, एक यहाँ पे न्यूक्लियस इसमें, और ये लंबा सा जो आ रहा है ना, ये क्या हो गया? हाइफी हो गया। बट ऐसा नहीं होता, इसमें ये जो साइड वाइज पार्टीशन है, ये पार्टीशन नहीं होता। कंटिन्यूअस साइटोप्लाज्म की अवेलेबिलिटी, और उसमें ढेर सारे क्या रहेंगे? न्यूक्लियस अवेलेबल रहेंगे। तो उसी को, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? सिनोसिटिक हाइपी। आगे बढ़े, अदर्स हैव सेप्टा और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफी। अब देखो कुछ में क्या होता है कि सेप्टा अवेलेबिलिटी आ जाती है, ऐसे ऐसे मतलब क्रॉस आउट कर दिया जाते हैं। अभी मैंने सिलेंड्रिकल बनाया है भाई, इसको ऐसे मत समझ लेना, पाइप के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे बढ़े इसी में, मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रॉपिक एंड एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंसेस एंड हैव सरकार सेप्रोफाइट्स। वही मैंने बताया ना कि काफी ज्यादा इसमें तो क्या है? सेप्रोफाइट्स हैं, और उसके बाद में कुछ इसमें से क्या है? पैरासाइट्स हैं, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करने वाले। वही ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। दे कैन आल्सो लिव इन सिम्बायोट्स। कुछ ऐसे हैं जो सिम्बायोट्स में रहते हैं, इन एसोसिएशन विद एल्गी एज लाइकन्स एंड विद द रूट्स ऑफ हार प्लांट्स एज माइकोरहिजा। याद रखिएगा कि एल्गी के साथ अगर फंजाई का एसोसिएशन हो गया तो उसे हम कहेंगे लाइकेन, और अगर उसके बाद में फंजाई का एसोसिएशन अगर हायर प्लांट्स के साथ हो गया तो उसे हम क्या कहेंगे? माइकोरहिजा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये म्यूचुअल रिलेशनशिप इसको मतलब उसमें कंसिडर करते हैं, वो आगे आएगा। लेकिन ये लाइकेन और माइकोरहिजा में कंफ्यूज नहीं होना है। माइकोरहिजा जैसे नाम से ही बड़ा है, देखो तो नाम से बड़ा होने के कारण यानी कि हायर प्लांट्स भी बड़े होते हैं, तो उस हिसाब से फंजाई अगर हायर प्लांट्स के साथ कनेक्ट हो गया है, उनके रूट्स में जुड़ा हुआ है ताकि उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा सके, तो उस सिम्बायोटिक एसोसिएशन को क्या कहते हैं? हम माइकोरहिजा कहते हैं। और वहीं अगर वो एल्गी के साथ कनेक्टेड है या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है तो उसे हम लाइकेन कहेंगे। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाई वेजिटेटिव मीन्स में कौन कौन से आते हैं? फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। तीनों ध्यान रखिएगा, कौन कौन से? फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग, ये तीनों हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पाथ, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे इनमें होता है, ठीक है। आगे बढ़े इसी में, आगे देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स, ठीक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो गया? स्पोर्स हो गए, जैसे हमें पता है। और सेक्सुअल के बारे में भी जान लेते हैं कि सेक्सुअल के बारे में क्या कह रहा है।
इस स्पोर्ट्स का नाम इसने दे दिया है। हाँ, इसको आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। एसेक्सुअल स्पोर्ट्स जो हैं, उनके नाम अच्छे से याद होने चाहिए। कोनिडिया, ठीक? और उसके बाद में स्पोर एंजियोस्पोर और उसके बाद में ज़ूस्पोर, ठीक? ये तीनों आपको याद होने चाहिए। एक और है जिसका नाम है एप्लानोस्पोर, उसको भी आप ध्यान दीजिएगा। तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए ना? एक कोनिडिया, एक स्पोरेंजियोस्पोर, एक ज़ूस्पोर और फिर उसके बाद में एक एप्लानोस्पोर, जो कि अभी हम मतलब पहला जब इसका मतलब डिवीज़न पढ़ेंगे तो उसमें हमें पहले ही शुरू में ही दिख जाएगा, ठीक है? तो 4 एग्ज़ाम्पल्स हो गए जो एसेक्सुअल स्पोर्ट्स होते हैं, मतलब एसेक्सुअल स्पोर्ट्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए। और वहीं हमने मतलब देख ही लिया है यहाँ पे देखो, हमने मतलब वेजिटेटिव किसके किसके थ्रू होता है वो भी देख लिया। इन तीनों का भी आप नाम याद रखिएगा अच्छे से कि किसके किसके थ्रू हो जाता है। फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग, ठीक? बडिंग कह रहा हूँ, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, तो इन्हीं तीनों के। आगे बढ़े उसी में। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो थ्रू बाय स्पोर्स, बट वो कौन कौन से हैं? वो हैं ओ स्पोर, एस्को स्पोर और बेसिडियो। ओ एस्को बेसिडियो, क्या नाम है? ओ एस्को बेसिडियो, ओ एस्को बेसिडियो स्पोर्स। ऐसे याद हो गया ना फ्लो में, ऐसे याद रखना ओ एस्को बेसिडियो। यानी कि ये तीन जो हैं स्पोर्स फॉर्मेशन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल है और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्हीं के थ्रू होता है। और फिर 4 एग्जांपल एप्लानोस्पोर, कोनिडिया और फिर उसके बाद में स्पोरेंजियोस्पोर्स और फिर ज़ूस्पोर्स, ये कौन से हो गए? ये asexual mode of reproduction के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। स्पोर्स फॉर्मेशन किसके अंदर होता है? फ्रूटनिंग बॉडीज के अंदर होता है, ठीक? किसके अंदर? फ्रूटनिंग बॉडीज के अंदर होता है। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप। अब सेक्सुअल साइकिल की बात हो रही है, देख लो सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे प्रोसीड करता है, मतलब पूरा साइकिल। पहले क्या होता है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट्स, जिसे क्या कहेंगे हम? प्लाज्मोगैमी। अगर सबसे पहला स्टेप यही है कि प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा। अब प्रोटोप्लाज्म कैसे हो सकते हैं? जैसे एक देखो, एक हाइफी ए आया, एक हाइफी ए आया, इसका प्रोटोप्लाज्म है और इसका भी प्रोटोप्लाज्म है, ये दोनों आके ऐसे अटैच हो गए, ठीक है? तो उसके बाद में पहला ये स्टेप क्या हो गया? प्लाज्मोगेमी, क्योंकि इनके प्लाज्मा क्या हो गया? अटैच हो गया एक दूसरे से। फिर फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगेमी। फिर उसके बाद इसका न्यूक्लियस ये भी आके एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे, जिससे हम क्या कहेंगे? कैरियोगेमी कहेंगे। तो प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और कैरियोगेमी के होने के बाद अब इसमें क्या होगा? मियोसिस होगा। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट इन द हैप्लॉइड स्पोर्स। भाई जब मतलब फ्यूजन हो गया न्यूक्लियाई का, तो क्या हुआ? दूसरा मतलब जाइगोट फॉर्मेशन हो गया। और जाइगोट फॉर्मेशन यही तो होता है, एक फीमेल के एक मेल के थ्रू। हम लोग तो ऐसे ही समझते हैं कि एक मेल के थ्रू और एक फीमेल के थ्रू एग और स्पर्म्स का मीट होता है, जिसमें न्यूक्लियस दोनों के फ्यूज कर जाते हैं, बस उसके बाद में जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है। तो वैसे ही केस यहाँ पर भी है। यहाँ पर एक बंदा आया और दूसरा बंदा आया, उन दोनों ने क्या की? अपने अपने मतलब पहले प्रोटोप्लाज्म को मिलाया और उसके बाद में प्रोटोप्लाज्म मिलाने के बाद उनके न्यूक्लियस भी जाके एक दूसरे से मिल गए। और न्यूक्लियस मिल गए तो वहीं पे हो गया क्या? जाइगोट फॉर्मेशन। और उस जाइगोट में फिर क्या होगा? बहुत ज्यादा जरूरी बात कि उसमें क्या होगा? मियोसिस अकर हो जाती है, जिससे कि क्या होता है? वो जब ग्रो करेगा तो वो हैप्लॉइड स्पोर्स को ही फॉर्म करेगा। कौन से? हैप्लॉइड स्पोर्स। और वही हैप्लॉइड स्पोर्स फिर दूसरे वाले किसी अन्य मतलब दूसरे फंजाई के साथ कंपेटिबल होके फिर से अटैच होंगे और फिर उसके बाद में डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्मेशन होगा। और वही डिप्लॉइड जाइगोट फिर उसके बाद में मियोसिस करके हैप्लॉइड स्पोर्स को प्रोड्यूस करेगा। तो ये साइकिल कंटिन्यू हो गई ना, तो ये चीज। तो हमने रिप्रोडक्शन साइकिल कंप्लीट कर लिया। आगे देखिए उसी में, तो ये 3 आप याद रखिएगा। प्लाज्मोगैमी होती है, फिर कैरियोगैमी होती है, फिर मियोसिस होता है जाइगोट में, ठीक है? मेरे साथ बोलो, पहले क्या होगा? रिप्रोडक्शन साइकिल अगर हम चेक करें तो फिर सबसे पहला क्या स्टेप है? प्लाज्मोगैमी, हाँ सही। दूसरा स्टेप कैरियोगैमी, फिर उसके बाद में मियोसिस इन जाइगोट। और जाइगोट में मियोसिस होने के बाद उसमें मतलब उसमें फर्दर डेवलपमेंट का स्पर्म्स का फॉर्मेशन, स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है? आगे बढ़े। When a fungus reproduces sexually, two haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse। वही मैंने बताया ना कि 2 रहते हैं, 2 ऐसे रहेंगे और कंपेटिबल मतलब एक दूसरे की स्पीसीज सेम होनी चाहिए। हाँ, वरना पता चला ये नहीं कि एक एस्परजिलस है तो कोई न्यूरोस्पोरा आके मिल गया, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए दोनों न्यूरोस्पोरा होने चाहिए, एस्परजिलस होना चाहिए, कुछ भी मतलब जो भी। तो ऐसे कंपेटिबल टाइप के आते हैं और फिर वो अटैच हो जाते हैं, ठीक है? इन सम फंजाई
द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन द डिप्लॉइड सेल 2n। और कुछ फंजाई में ऐसे होता है कि मान लो इसका एक न्यूक्लियस, इसका एक न्यूक्लियस, अब ये दोनों न्यूक्लियस पास आएंगे और पास आके क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट दोनों फ्यूज हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि डिप्लॉइड मतलब सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, वो डिप्लॉइड बन गया। अब उसके बाद में सराउंडिंग मतलब बाकी सारे फर्दर डेवलपमेंट हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, वो डिप्लॉइड सेल फॉर्मेशन हो गया। लेकिन 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 कुछ केसेस में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। हाउएवर इन अदर फंजाई, जैसे एग्जांपल बहुत ज्यादा जरूरी आपको ध्यान होना चाहिए कि किसके बारे में अब कोई एक्सेप्शन वाली बात होने जा रही है, और वो कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, किसके किसके, एस्को और बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जांपल्स हैं। यानी कि एस्को और बेसिडियो ये आगे हमें फर्दर डिवीजन हमने किया है, तो वो फर्दर डिवीजन के अगर एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स को देखेंगे या बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स को हम देखेंगे, तो उनमें ये काम नहीं होता कि मतलब डिप्लॉइड सेल फॉर्मेशन इमीडिएटली नहीं होता है। तो होता क्या है उसमें, उसमें एक इंटरवेनिंग स्टेज आ जाती है, और उस इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज को मतलब वही डाइकैरियन कहते हैं। ठीक है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, डाइकैरियन कहते हैं। और उस फेज को क्या कहेंगे, पूरा हम डाइकैरियो फेज ऑफ द फंगस कहेंगे। अब इसमें हुआ क्या, उसमें ये हुआ कि वो दोनों जो न्यूक्लियस थे, वो जैसे मैं अगर बताऊं तुम्हें, मैं क्लियर करता हूं, देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास ये आ गया, एक हो गया और एक दूसरा आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब दोनों के बीच में पहले पहले क्या हुआ कि दोनों के न्यूक्लियस अलग अलग थे, दोनों आके फ्यूज कर गए, तो वो तो नॉर्मल कंडीशन हो गया। बट दूसरे कंडीशन में क्या हुआ कि ये फ्यूज कर गए ऐसे, मतलब दोनों एक दूसरे से अटैच तो गए, बट उनके न्यूक्लियस पास पास केवल आए और फिर उनमें फ्यूजन नहीं हुआ। तो वही n+n यानी कि 2 न्यूक्लियाई पर सेल, दोनों अलग अलग रहे, मतलब दोनों की एग्जिस्टेंस मर्ज नहीं हो पाई, तो इसीलिए 2 न्यूक्लियाई पर सेल हो गया, और उसी को क्या कहा गया, डाइकैरियन। और उस फेज को पूरे हमने क्या कह दिया, डाइकैरियो फेज। और ये किसमें पाया जाता है, अच्छे से मुझे फिर से बताओ, एस्कोमाइसिटीज बेसियोमाइसिटीज के मेंबर्स में। ठीक, फिर लेटर द पैरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूजर टू सेल बिकम डिप्लॉइड, और कुछ देर तक ये रहता है, मतलब ये सब ये जो ड्यूरेशन होता है ये अलग अलग फंजाई में, मतलब अलग अलग फंजाई नहीं, एस्को और बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स के डिफरेंट डिफरेंट फंजाई ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशन के लिए होता है। ठीक है, लेटर और फिर बाद में वही दोनों फ्यूज कर जाते हैं। द फंजाई फॉर्म फ्रूटनिंग बॉडीज इन विच रिप्रोडक्शन डिवीजन अकर्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। फिर उसके बाद में उसी में क्या होगा, हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो ये थोड़ी और काम की बात आ गई, और इससे मतलब मैं कह सकता हूँ कि 2024 में क्वेश्चन भी डायरेक्ट आ गया था तुरंत। हालांकि चेक करो, देखो क्या है, द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटनिंग बॉडीज। कितने मैंने टर्म्स बताया, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटनिंग बॉडीज। ये 3 बेसिस हैं, ये 3 बेसिस है जिनके आधार पे क्या हुआ है, यही 3 बेसिस हैं जिनसे हमने डिवीजन किया है किसका, फंजाई का, और फिर उनका फर्दर क्लास मतलब डिवीजन किया गया। तो उनके बेसिस कौन कौन से हैं, मतलब फर्दर क्लास में फाइकोबेसिडियो, एस्कोबेसिडियो, ड्यूट्रोमाइसिटीज में हमने जो क्लासेस को बनाया है फंजाई के, तो उनका बेसिस क्या है, किस आधार पे हमने बनाया है, तो फिर उनके लिए हमने 3 आधार लगाए हैं, यानी कि 3 बेसिस है। पहला कौन सा है, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में अलग अलग तरह की हम मॉर्फोलॉजी माइसीलियम की देखने वाले हैं। साथ साथ मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि अलग अलग क्लासेस को जब हम अभी फर्दर रीड करेंगे तो उसमें अलग अलग स्पोर्स के फॉर्मेशन को हम देखेंगे। कुछ किसी में मतलब एप्लानोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, तो किसी में कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा, ठीक, या किसी में स्पोरेंजियो स्पोर का फॉर्मेशन होगा, या किसी में ओ स्पोर या बेसिडियो स्पोर या जो भी हो, मतलब ये सारे अलग अलग स्पोर्स का फॉर्मेशन अलग अलग क्लासेस में हम देखेंगे। तो पहला ये हो गया मॉर्फोलॉजी बेस, दूसरा स्पोर फॉर्मेशन, और तीसरा फ्रूटनिंग बॉडी भी कैसा है, यानी कि फ्रूटनिंग बॉडी के आधार पे भी डिवाइड किया गया है। तो ये क्लासेस में जो फर्दर डिवीजन हुआ है फंजाई का, ये 3 बेसिस पे हुआ है। मैं इतना ज्यादा क्यों टाइम दे रहा हूँ कि भाई इन पे ध्यान दे लो। अरे सो गए क्या, नहीं, उठो 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 उठो, इस पे ध्यान दो, बहुत ज्यादा जरूरी है। यही नहीं जरूरी है, मैं जितनी भी बातें बताता जा रहा हूँ वो एक एक पॉइंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी पे। और मैं बार बार कह रहा हूं, कभी भी इस हिसाब से बिल्कुल भी मत पढ़ना कि टाइम ज्यादा लग रहा है। अरे नहीं, आपके पास मल्टीपल टाइम वो ब्रेन में हिट हो रहा है। मैं अगर मल्टीपल टाइम बोल रहा हूं तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए इफेक्टिव हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो मल्टीपल टाइम आपके मतलब मेमोरी में सेट होने जा रहा है, और जो जितना ज्यादा आप मेमोरी में सेट कर लेते हो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, वही आपके लिए फायदा है। भाई जितना ज्यादा आपने लॉन्ग टर्म के लिए स्टोरेज कर ली तो आपको रिविजन करने में उतना ही ज्यादा आसानी होगी ना।
तो इसीलिए आप इस हिसाब से बिल्कुल मत पढ़िए कि मेरा इतना टाइम लॉस हो रहा है। अरे लॉस नहीं हो रहा भाई, जितनी बार पढ़ोगे, अगर एक चैप्टर को तुमने 4 बार 5 बार पढ़ लिया तो उतना ही ज़्यादा उसमें परफेक्शन आ जाता है ना। तो वैसे ही एक स्टेटमेंट को अगर आपने 3-4 बार पढ़ लिया तो वो स्टेटमेंट में परफेक्शन आ जाएगा, वो स्टेटमेंट आपको याद हो जाएगा। और उसके अलग-अलग तरीके या अर्थ, जो पहली बार हमने गलत अर्थ निकाला, दूसरी बार एग्ज़ैक्ट अर्थ निकालेंगे, तीसरी बार और उसमें एडवांस अर्थ मतलब उसका मीनिंग निकालेंगे। तो ये चीज़। चलिए आगे देखें, तो पहला क्लास हम देखते हैं जिसमें हमें मिलता है, क्या मिलता है? फाइकोमाइसीटीज़ के बारे में जानने के लिए। अब ये फाइकोमाइसीटीज़ हैं कौन और इनके मतलब इनके अंदर क्या-क्या गुण हैं या क्या-क्या मतलब डिफरेंसेस हैं, उनके बारे में चलो चर्चा करते हैं। आइए देखिए, तो मैं पॉइंटर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। हाँ, मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसीटीज आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट। सबसे बहुत जरूरी बात भाई, ये सब कैसे किसमें पाए जाते हैं? एक्वाटिक हैबिटेट वाले। अच्छा ठीक। एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। ठीक, एक तो ये एक्वाटिक में पाए जाएंगे और साथ साथ सड़े गले लकड़ियों पे, और उसके बाद में जो डैम्प प्लेसेस होंगे मतलब नमी वाले और फिर दलदली थोड़ी इलाके हल्का फुल्का, उन सब जगह पे ये पाए जाते हैं। और किस फॉर्म में? ऑब्लिगेट पैरासाइट, पूरी की पूरी तरह से के क्या है? पैरासाइट ही हैं। ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव ये दो टर्म्स आते हैं। मैं बता दूं, अगर ऑब्लिगेट पैरासाइट लिखा गया है तो यानी कि टोटली वो पैरासाइटिक फॉर्म में है। वहीं फैकल्टेटिव अगर लिख दिया गया तो वो कभी कभी नॉन पैरासाइटिक के फॉर्म में भी बिहेव कर सकता है। तो यहाँ पर ऑब्लिगेट पैरासाइटिक मतलब ये टोटली की टोटली क्या है? पैरासाइटिक फॉर्म में ही है, मतलब दूसरे पे डिपेंडेंट ही है। द माइसिलियम इज एसेप्टेट। एसेप्टेट अभी मैंने ऊपर एग्जांपल बताया था ना, डाइकैरियन फेज, उसी मतलब सॉरी मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? वही मतलब मैक्सिमम सिनोसिटिक उसको टर्म देते हैं। तो सिनोसिटिक कंडीशंस के लिए मैंने ऊपर अभी अच्छे से डिस्क्राइब किया था, तो उसका हमें एग्जांपल मिल गया है कि मतलब ये पता चल गया है कि इस क्लास में फाइकोमाइसीटीज के क्लास में हमें ये देखने को मिल जाएगा कौन सा? सिनोसिटिक कंडीशन। ठीक है। वहीं अगर हम मसल्स वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे, अगर जूलॉजी वाला पढ़ते हैं तो उसमें हमें सिंसिटियम मतलब एक टर्म आता है, तो उसका मीनिंग भी होता है मसल्स में। जब मतलब स्केलेटल मसल्स को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस में वो भी रहती है, तो उसके लिए अलग टर्म दिया गया है क्योंकि वो जूलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर इसके लिए अलग टर्म दिया गया है। लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को ही शो कर रहा है कहीं ना कहीं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाई ओ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जू स्पोर्स, जो कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं, या ए प्लानो स्पोर्स से भी हो सकते हैं, जो कैसे हो सकते हैं? नॉन मोटाइल। तो इसमें आपको ध्यान रखना है ये कि जू स्पोर जो होते हैं, पहली बात तो मैंने एसेक्सुअल स्पोर्स कितने होते हैं? 4 मैंने बताया था ना। वो चारों जू स्पोर, एस्को स्पोर, एप्लानो स्पोर, और फिर उसके बाद में कौन से हो गए? बेसिडियो स्पोर्स। नहीं, बेसिडियो नहीं है, बेसिडियो दूसरे वाले में, ओ एस्को बेसिडियो, ये कौन से? सेक्सुअल वाले। तो इन्हीं में से अब जू स्पोर्ट्स को जो देखा जाए, जो पहले तो 2 इसने एग्जांपल दिए, ठीक, और दोनों एग्जांपल में हमें एक और जानकारी दे दी कि ये दोनों एसेक्सुअल है। ये तो हमें ऊपर ही पता चल गया था, लेकिन इसमें से जू स्पोर्स जो हैं वो मोटाइल हैं, और ए प्लानो स्पोर्स जो हैं वो कैसे हैं? वो नॉन मोटाइल्स हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। दीज स्पोर्स आर इंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड इन द स्पोरेंजियम। भाई बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग, हर बार के बच्चे यही पढ़ के मतलब मैंने देखा है, और फिर ये भी खुद अपने जब अपने प्रिपरेशन टाइप में भी मैंने इस बात को विजुलाइज किया था कि मैं काफ़ी ज़्यादा, और बच्चे भी मतलब मैक्सिमम लोग भी इस बात पे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते थे कि सर कौन सा फाइको मतलब कौन से फाइकोमाइसीटीज या बेसिडियोमाइसीटीज या एस्कोमाइसीटीज, इन तीनों में कौन इंडोजीनियसली है, कौन एक्सोजीनियसली फार्म हो रहा है। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि एसेक्सुअल स्पोर्स जो दो एग्जांपल दिए हैं, जू और एप्लानो, उनका फॉर्मेशन कैसा है? इंडोजीनियसली, मतलब अंदर की तरफ फ्रूटनिंग बॉडी के अंदर साइड में फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, आगे फर्दर हम बढ़े तो फर्दर हम देखते हैं ए जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। और वही सेक्सुअल वाली थोड़ी सी बात हो रही है कि जाइगोस्पोर फॉर्मेशन होता है जब 2 गैमेट्स का फ्यूजन होता है। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, वो तो सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। सिमिलर होते हैं तो उसे हम आइसोगैमस कंडीशन कहते हैं, अगर सिमिलर नहीं होते हैं तो एनाइसोगैमस, और फिर उसके बाद में ओगैमस, यानी कि थोड़ी मोटेलिटी आने के कारण होते हैं, हम ओगैमस भी कह देते हैं। ठीक है, तो आइसो, एनाइसो, ओगैमस, और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन आपको अभी एल्गी में भी मिलेगा। ठीक, सम कॉमन एग्जांपल्स भाई याद करने हैं जरूर से जरूर। म्यूकर राइजोपस, जिसको ब्रेड माउल्ड भी कहते हैं, और एल्बुगो कैंडिडा, जो कि क्या है? पैरासाइटिक फंजाई है मस्टर्ड पे।
बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एग्ज़ाम्पल्स। एग्ज़ाम्पल्स तो भाई याद ही, मतलब आप समझ लीजिए कि ये पूरा जितना एनसीईआरटी है, उसकी हर लाइन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है? मैं इतनी बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए कि आप भाई इसको सीरियसली पढ़ें। ये नहीं कि बस हाँ, हमने कैसे भी करके लेक्चर कंप्लीट करना है। अरे लेक्चर कंप्लीट करने से क्या होगा? तुम फिर दोबारा लेक्चर पढ़ोगे, फिर कुछ दिन बाद भूल जाओगे। अल्टीमेट तुम्हें करना क्या है? करना यही है कि जितना भी इसमें नॉलेज है, एनसीईआरटी की जितनी पूरी नॉलेज है, वो तुम्हें ऐसे याद होनी चाहिए कि तुम सबका बिना मतलब देखे हुए पूरा डिस्क्राइब कर ले जाओ और अच्छे से बता ले जाओ, ठीक? अल्टीमेट गोल वही है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एस्कोमाइसिटीज के बारे में। अब एस्कोमाइसिटीज में क्या है, इनको हम कॉमनली क्या कहते हैं, सैक फंजाई, ठीक? कॉमनली क्या कहते हैं, सैक फंजाई। द एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टी सेलुलर। कैसे होते हैं, ज्यादातर ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन 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 इसमें एक एग्जाम्पल है, और वो कौन है, ईस्ट, जिसके बारे में बताया था। तो एक और जैसे मैं बात बता दूं कि ये सैक फंजाई होते हैं, और ऊपर वाला जो फाइकोमाइसिटीज बताया जा रहा था, वो उनका मतलब दूसरा नाम अगर रखना चाहो, आप याद करना चाहो, तो उसे हम कहते हैं एल्गल फंजाई, ठीक? या लोअर फंजाई, दो नाम है, एल्गल या लोअर फंजाई। आप चाहो तो लिखना चाहो तो अपनी एनसीईआरटी में वहीं उसके फाइकोमाइसिटीज के जस्ट बगल में लिख सकते हो कि ये एल्गल फंजाई भी इनको कहेंगे या लोअर फंजाई भी कहेंगे, ठीक है? आगे बढ़ें। तो इसमें एक एग्जांपल, मैक्सिमम तो क्या हो गया, मल्टी सेलुलर हो गए, लेकिन एक यीस्ट जो जिसका साइंटिफिक नेम सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी है, तो फिर उस वो भी आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। तो ये क्या है, यूनिसेलुलर है। दे आर सेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर्स, पैरासाइटिक और कॉपरफ्लस, मतलब जो डंग पे ग्रो करते हैं। माइसीलियम के बारे में अगर बात की जाए कि माइसीलियम इनका कैसा होता है, तो माइसीलियम इनका ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। वही हमने फाइकोमाइसिटीज का जब देखा था माइसीलियम, तो उनका ब्रांच नहीं था, ना ही सेप्टा उनके बीच में प्रेजेंट था, तो इसीलिए उन्होंने उनको हमने क्या कहा था, उनका हमने एक अलग टर्म दिया था, जिसे क्या कहा था कि सिनोसिटिक है ये, ठीक है? आगे बढ़े। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर लूँ, क्योंकि हमें पैराग्राफ ही मेन अच्छे से दिखाई देना चाहिए ना, ठीक? द एसेक्सुअल स्पोर्ट्स आर कोनिडिया। इसमें कौन से एसेक्सुअल स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं, इसमें है हमारे पास कोनिडिया। और वहीं जल्दी से बताओ कि हमने फाइकोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर्ट्स कौन कौन से जाने थे, हाँ याद है ना, जू स्पोर्स और एप्लानो स्पोर्स। अच्छा ये बताओ, जू स्पोर एप्लानो स्पोर में कौन मोटाइल था, कौन नॉन मोटाइल था, जल्दी 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 जल्दी। जू स्पोर जो थे वो मोटाइल थे और एप्लानो स्पोर नॉन मोटाइल थे, ठीक? आप ध्यान दीजिएगा। और वही दोनों इंडोजेनियसली फॉर्म हो रहे थे या एक्सोजेनियसली फॉर्म हो रहे थे, तो वो दोनों इंडोजेनियसली फॉर्म हो रहे थे। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं, इन्हीं को आपको ध्यान रखना है। और जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन भी हुआ था किससे, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट से। चलिए उसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनियसली ऑन द स्पेशल माइसिलियम कॉल्ड कोनिडियो स्पोर्स। कोनिडियो स्पोर्स में ये क्या होते हैं, एक्सोजेनियसली इन स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो उधर हमने इंडोजेनियसली देखा एसेक्सुअल स्पोर्स को, और जो कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर है, इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, इसका फॉर्मेशन होता है एक्सोजेनियसली, और उसका कैसा था, इंडोजेनियसली। और किसके अंदर, कोनिडियो फोर्स के। जो कोनिडियो फोर्स क्या होते हैं, वही स्पेशल माइसिलियम होता है, ठीक? कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसिलियम, एब्सोल्युटली। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस्ड इंडोजिनियसली इन सैक लाइक एस्की। ध्यान देने वाली बात, एक तो ये सेक्सुअल स्पोर हमने कोनिडिया के बारे में देख लिया, और उसके बाद में अगर सेक्सुअल स्पोर्ट्स की बात करें, तो सेक्सुअल स्पोर्ट्स में कौन आता है, एस्को स्पोर्ट्स, जो कैसे होते हैं, इंडोजिनियसली। अब भाई इसमें कंफ्यूज होने वाली बात तय ही है कि कौन इंडोजिनियसली हो गया, कौन एक्सोजिनियसली। मैं फिर से रिवाइज करवाता हूँ, फाइकोमाइसिटीज का मेंबर जिसमें हमने एसेक्सुअल स्पोर्ट्स को देखा था, जो कौन कौन से थे, जू स्पोर्ट्स, एप्लानो स्पोर्ट्स, वो कैसे थे, वो इंडोजिनियसली फॉर्म हो रहे थे। फिर उसके बाद में हमने दूसरा जब देखा, एस्कोमाइसिटीज क्लास देखा, तो उसके अंदर हमने देखा कि जो कोनिडिया का फॉर्मेशन हो रहा है, वो कैसा हो रहा है, वो एक्सोजिनियसली फॉर्मेशन हो रहा है। और वहीं अगर हमने जब सेक्सुअल स्पोर्ट्स उसी क्लास के देखे, जिसको हम एस्कोस्पोर बोल रहे हैं, वो इंडोजिनियसली फॉर्म हुए हैं, ठीक? जिसे सिंगुलर एस्कस भी कहेंगे, वो तो ठीक है। दीज एस्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, जिसे क्या कहते हैं, एस्को का। फ्रूटिंग बॉडी क्या कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडी को क्या नाम दिया गया, एस्को का नाम दिया गया, ठीक है? और फिर उसके बाद में इसके एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स आपको ध्यान होने चाहिए, एस्परजिलस, क्लैविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। और न्यूरोस्पोरा एक्सटेंसिवली यूज होता है बायोलॉजिकल या जेनेटिक वर्किंग में, ठीक है? और कुछ और भी मेंबर्स है, जैसे मॉरल्स हो गए, ट्रूफल्स हो गए, ये कैसे होते हैं, इडिजिबल होते हैं, और ये डेलिसिशियस भी होते हैं, ठीक है? तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स है भाई, बोलना नहीं है, याद अच्छे से रहना चाहिए, कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए।
अगर मैं पूछ लूँ कि अल्बुगो बताओ बेसिडियोमाइसीटीज का मेंबर है या फाइको या एस्को, तो फिर आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि अल्बुगो फंजाई में मस्टर्ड में रस्ट काज करता है, और उसका नाम क्या हुआ, अल्बुगो कॉन्डिडा हुआ। ठीक है, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, बेसिडियोमाइसीटीज की ओर चलते हैं। बेसिडियोमाइसीटीज कॉमनली नोन फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसीटीज आर मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफबाल। ये तीन एग्जांपल्स यहाँ पे इन्होंने उस शुरुआत में दे दी, मशरूम हो गया, ब्रैकेट फंजाई हो गया और पफबाल। मशरूम को देखो हमने इंट्रोडक्शन, जब किंगडम फंजाई का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा था, तो उसी में दूसरी लाइन में ही बता दिया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान देना, दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉक्स, ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स। रस्ट और स्मथ, यानी कि रस्ट और स्मथ, जैसे पक्सीनिया हमने एग्जांपल देखा था ना, शुरुआत में बताया गया था, तो रस्ट और स्मथ कॉज करने वाले कौन हो गए, वो बेसिडियोमाइसीडीज में ही प्रेजेंट है। माइसीलियम इनका ब्रांच्ड है, सेप्टेट है। अभी तक हमने एस्कोमाइसीटीज का देखा, वो कैसा था, वो ब्रांच था और सेप्टेट था, लेकिन फाइकोमाइसीटीज का ब्रांच नहीं था और सेप्टा भी प्रेजेंट नहीं थे। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, बहुत ज्यादा जरूरी काम की बात कि इसमें तो एसेक्सुअल स्पोर्स प्रेजेंट नहीं है। फाइकोमाइसीटीज में कौन से एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, दो एसेक्सुअल स्पोर्स है, दोनों का जल्दी से नाम बताओ। हाँ ठीक है, याद आ गया, वही याद रखना है कि जू स्पोर्स और एप्लान स्पोर्स, ये दोनों एग्जांपल्स वहां पे बताए गए थे, जू स्पोर मोटाइल, एप्लान स्पोर नॉन मोटाइल। फिर इसके बाद में अगर हम एस्को स्पोर्स की बात करें तो उसमें हमें एस्कोमाइसीटीज में अगर हम बात करें तो उसमें हमें कौन से एसेक्सुअल स्पोर्स मिले थे, कोनिडिया। ठीक, अब उसके बाद में ये भी ध्यान दे दो कि कोनिडिया का फॉर्मेशन एक्सोजिनसली हो रहा था या इंडोजिनसली हो रहा था। फिर से कंफ्यूजन हो गया ना, वो एक्सोजिनसली फॉर्मेशन हो रहा था, और फिर उसके बाद में जब उसके हमने सेक्सुअल मतलब पढ़े थे, तो सेक्सुअल वाले कैसे हो रहे थे, इंडोजिनसली उनका फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, यहाँ पर तो एसेक्सुअल स्पोर्स है ही नहीं, तो यानी कि दो जगह में केवल याद करने थे। अभी ड्यूट्रोमाइसिटीज में भी आएगा, वहां पर भी कोनिडिया ही है, बस बाकी खत्म। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। ठीक है, देखो दोनों इन सभी क्लासेस में, अभी चौथा क्लास भी पढ़ा दूंगा, फिर इसके बाद में थोड़ा सा ट्रिक बता दूंगा जिससे आपको इनमें कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अभी आप ध्यान देते रहिए। द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, भाई एसेक्सुअल स्पोर्स तो पाए नहीं जाते और साथ साथ सेक्स ऑर्गन है ही नहीं इनके पास, सेक्स ऑर्गन ही नहीं है, मतलब आप ध्यान दे सकते हो, सेक्स ऑर्गन के बिना ही ये हैं। But plasmogamy is brought about by the fusion of two vegetative और somatic cells of different strain और genotype। देखो वहां पर क्या था, फाइकोमाइसीटीज में कंपेटिबल मेटिंग की होनी चाहिए थे, बट यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रेन डिफरेंट जीनोटाइप्स के भी कैसे हो रहे हैं, उन दोनों के बीच में वेजिटेटिव मतलब फ्यूजन हो जा रहा है। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव राइज टू द बेसिडियम। वही डाइकैरियोटिक फेज आया था ना, इसमें क्या होता है, N+N फॉलो हो जाता है, तो वो किसमें, एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज में ही होता है। फिर बाद में वो दोनों यूनाइट हो जाते हैं और उसके बाद में बेसिडियम फॉर्मेशन कर देते हैं। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियो स्पोर्स। मैंने वो 3 स्टेप बताए थे ना रिप्रोडक्शन साइकिल के, जिसमें पहला क्या था, प्लाज्मोगेमी, दूसरा क्या था, कैरियोगेमी, तीसरा मियोसिस इन जाइगोट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द बेसिडियो स्पोर्स आर एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस्ड, भाई ध्यान देना, ये कैसे प्रोड्यूस हुए हैं, एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस्ड हुए हैं। और फिर उसके बाद द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन द फ्लोटिंग बॉडी, जिसे क्या कहते हैं, बेसिडियो कार्प्स कहते हैं। वहां पर एस्कोकार्प कर रहे थे फ्लोटिंग बॉडी को एस्कोमाइसीटीज में, यहाँ पर बेसिडियो कार्प कर रहे हैं। सम कॉमन मेंबर्स आर एगेरिकस, जिसका नाम मशरूम है, अस्ट्रागो, स्मथ, पक्सीनिया, रस्ट फंगस है। ठीक, एग्जाम्पल्स आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है एग्जाम्पल। और ये जो जितने मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, एक्सोजीनियस है कि इंडोजीनियस, और कौन ए सेक्सुअल वाले, सेक्सुअल वाले। ठीक है, अब लास्ट क्लास हमारा बचता है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है डिट्रोमाइसीटीज। डिट्रोमाइसीटीज क्या है, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। इनको कैसे कहते, क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। अच्छा देखो, इसके बारे में नहीं बताया गया कि ये इनको कौन सा और दूसरा फंजाई कहते हैं, तो इनको क्लब फंजाई भी कहते हैं। ठीक है, ये जो हो गए ये वाले, इनको हम क्या कहेंगे, क्लब फंजाई भी हो गए ये। ठीक, क्लब फंजाई। आगे बढ़े, तो इनको हम कॉमनली क्या कहेंगे, पहली बात तो इनपरफेक्ट फंजाई कहेंगे। इनपरफेक्ट क्यों कहेंगे, क्योंकि इनका एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज
अभी तक जाना ही नहीं गया है। किसका किसका? एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज। अगर हमने देखो बात किया था बेसिडियोमाइसीटीज में, तो बेसिडियोमाइसीटीज में एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते थे और उनके पास सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट थे। लेकिन डिट्रोमाइसीटीज में अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज अभी नहीं जाना गया है। When the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved to into classes they rightly belonged. जब उनका सेक्सुअल फॉर्म जान लिया जाएगा या जाना जाता है, उस हिसाब से इनको फर्दर क्लासेस में मूव कर दिया जाता है। यानी कि डिट्रोमासिटीज एक ऐसा ग्रुप है, ऐसा क्लास है जिसमें हमें नॉलेज कम होने की वजह से, अगर उनके बारे में किसी के कैरेक्टर के बारे में कम पता होने के कारण वजह से हम उसे इस क्लास में ढकेल देते हैं। तो इसके बाद में फर्दर स्टडी होती है। फर्दर स्टडी के बाद उसके एसेक्सुअल स्पोर्ट्स हैं कि सेक्सुअल स्पोर्ट्स हैं, कैसे स्पोर्ट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको हम फर्दर एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटी या फाइकोमाइसिटीज में ढकेल देते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। इट इज आल्सो पॉसिबल दैट एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैज बीन गिवन वन नेम एंड प्लेस्ड अंडर ड्यूटोमाइसिटीज एंड द सेक्सुअल स्टेज अनदर। ठीक, ये भी पॉसिबल हो सकता है ना, एसेक्सुअल वेजिटेटिव फेज से उनका एक नाम दिया गया अभी ड्यूटोमाइसिटीज, और वही मतलब बताया गया कि फर्दर इनको ट्रांसफर कर दिया गया। लेटर व्हेन द लिंकेज वेयर एस्टैब्लिश्ड, जब उनमें लिंकेज एस्टैब्लिश्ड, द फंजाई वेयर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव्ड आउट ड्यूटोमाइसिटीज। और उनको फिर क्या किया जाएगा, जैसे उनके मतलब कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा तो उन्हें ड्यूटोमाइसिटीज से हटा दिया जाएगा। वंस perfect या sexual stage of members of Deuteromycetes were discovered, they were often moved to the Ascomycetes और बेसिडियोमाइसिटीज। जैसे जैसे हम उनको मतलब जान जाएंगे उनका, तो एस्को या बेसिडियो में उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा उनकी जानकारी के हिसाब से, उनके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग। लेकिन कैरेक्टर्स अभी उनके पूरी अच्छी तरीके से नहीं नोन है, उनके नहीं, या ऐसे हम कह सकते हैं ऐसे फंजाई जिनके हमें अभी पूरे तरह से कैरेक्टर नोन नहीं है, उनको हम डेट्रोमाइसिटीज में पहले लाके पटक देते हैं, तो इसके बाद में फर्दर उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, The Deuteromycetes reproduce only by asexual spores known as conidia। ये बहुत ज्यादा जरूरी बात आपको याद भी हो गया होगा, इनमें एसेक्सुअल स्पोर केवल कोनिडिया पाया जाता है। माइसेलियम सेप्टेट और ब्रांच होता है, और कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो सेप्रोफाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, और ज्यादातर उनमें बहुत ज्यादा कैसे होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, और फिर मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। और कॉमन एग्जांपल्स में अगर देखा जाए तो वही अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, ये 3 एग्जांपल्स जो आपके जबान पे स्पाइनल कॉर्ड में एकदम स्पाइनल कॉर्ड के भी टॉप पे याद होने चाहिए, ये रखे होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बढ़ना है, यहाँ पे हमने फंजाई को क्लियर कर लिया है। अब किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमली के थोड़े से दो पॉइंट्स है, फिर उसके बाद में वायरस को, इनको एक चैप्टर में हम कवर अप कर लेंगे। तो देखिए एनसीईआरटी को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसे मतलब बस ऐसे लेक्चर देखते जाओ, नहीं, कदापि नहीं। आपको अगर नंबर ला रहे हैं टेस्ट में परफेक्टली 100 आउट ऑफ 100 मतलब 100 मतलब 90 क्वेश्चंस में से आपके 89 88 सही हो, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन्स आपको अच्छे से क्लियर होने के साथ साथ यूँ समझ लीजिए याद ही हो, ताकि आप उसे फ्लुएंटली किसी के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। कभी भी ऑब्जेक्टिव की तरह से मत पढ़िएगा। अगर ऑब्जेक्टिव की तरह से आप पढ़ोगे तो आपके मिस्टेक और कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, और फिर थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले जो भी होंगे वो वीडियोस आपको डायरेक्टली दिख जाएंगे, वरना फिर भूलने की भी संभावना रहती है ना, लापरवाही ज़्यादा होती है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है।